Hello friends, welcome to National and International Affairs. In this video, we are going to deal with the today's Hindu editorial section of the Hindu newspaper of 12th September 2023. So here we are talking about G20 summit, India's moment. So the heading is India's moment. As you can see, the G20 summit was reimagined as a forum for changing the wider world. इसका मतलब क्या है? G20 जो समिट है, समिट का मतलब क्या है? एक मीटिंग। समिट मीन्स मीटिंग। जो G20 का मीटिंग अभी हुआ, इसको कैसे इमेजिन कर किया गया? एज ए फोरम फॉर चेंजिंग द वाइडर वर्ल्ड। फोरम का मतलब एक असेंबली, एक प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम किया फिर से। किस लिए? ये जो चेंजिंग द वाइडर वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड वर्ल्ड जो चेंज हो रहा है, अ, इसका एक एग्जाम्पल की तरह और प्लेटफॉर्म की तरह इसने काम किया। सो एक अच्छा सा वर्ड है हमारा फोरम। फोरम, हम इसे मीटिंग भी बोल सकते हैं, डिबेट भी बोल सकते हैं। फोरम डिबेट नहीं बोल सकते, मतलब गैदरिंग बोल सकते हैं, गैदरिंग कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस भी बोल सकते हैं, कांग्रेस, असेंबली। ये सब इसका अच्छा वर्ड हो गया। देखो फिर चलते हैं टेक्स्ट सेक्शन पे। द लीडर समिट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंसी। ये जो बहुत सारे लीडर का समिट हुआ, और इसी टाइम कौन प्रेसिडेंट था? इंडिया प्रेसिडेंट था ऑफ द G20 ग्रुपिंग। किसका? G20 ग्रुपिंग का। हेल्ड ओवर द वीकेंड। ये कब हुआ था G20 मीटिंग? जो कि इसी वीकेंड में हुआ था। पिछली बार ये वीकेंड में हुआ था। रिजल्टेड इन मेजर सक्सेस विथ यूनानिमस एडॉप्शन ऑफ द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। ये जो G20 का समिट हुआ था, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट में बहुत सारे मेजर बात किया गया और मेजर सक्सेस हमें मिला। विद द यूनानिमस एडॉप्शन ऑफ द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। उसके साथ एक डिक्लेरेशन सामने आया, उसको बोलते हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। और इसी डिक्लेरेशन को सभी कंट्री ने यूनानिमसली अडॉप्ट किया। यूनानिमस का मतलब होता है यूनाइटेड, यूनाइटेडली, कंसेंसुअल। और इसका ऑपोजिट हम बता सकते हैं डिविडेंट, डिवाइडेड बोल सकते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टेड बोल सकते हैं। मतलब एक साथ एकजुट होके सबने मिलके इसको एडॉप्ट किया, जितने भी लीडर थे G20 का। एस्पेशली सिग्निफिकेंट एज देयर वाज लिटिल होप ऑफ वन। और ये इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए क्यों इतना सिग्निफिकेंट है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना कंसिडरेबल है? क्योंकि G20 का सक्सेस, इसका मतलब एक्सपेक्टेशन था कि ये सक्सेस नहीं निकलेगा, जो भी बातचीत होगा इससे ज्यादा कुछ होने वाला, फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ इंडिया ने अपनी पराक्रमता दिखाई, और सभी G20 का लीडर्स ने इस इस, इस डिक्लेरेशन को अच्छे से साइन किया। देखते हैं। एक्सपर्ट्स, डिप्लोमेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स? डिप्लोमेट्स का मतलब होते हैं राजदूत, एम्बेसडर हम बोल सकते हैं डिप्लोमेट्स। So here I am writing the word diplomat. Diplomat. Diplomat, that means envoy, ambassador भी बोला जा सकता है, ambassador, कौंसल बोला जा सकता है। डिप्लोमेट्स जो राजदूत होते हैं। जैसे कि हमें पता है, एक्सपर्ट्स और डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल हैड डाउनप्लेड एक्सपेक्टेशन। ये जितने भी हमारे एक्सपर्ट थे, राजदूत थे, और जितने भी ऑफिशियल थे गवर्नमेंट की, उन्होंने सब एक्सपेक्टेशन जो था, मतलब जो आशाएं थी G20 समिट के लिए, वो डाउन प्ले वो डाउन प्ले दिखाया था। डाउन प्ले का मतलब प्ले डाउन, प्ले डाउन बोला जा सकता है, मिनिमाइज, डिवैल्यू, अंडरस्टैट, मिनिमाइज करके दिखाया था कि जितना एक्सपेक्टेशन है उतना
होने वाला तो नहीं है, ये किसने बोला था? एक्सपर्ट्स, डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल्स ने। सो डाउन प्ले का मतलब बहुत सारा हो जाता है। इसको मिनिमाइज कर कह सकते हैं। मिनिमाइज का मतलब कम करना। अंडरस्टेट, उसका मतलब भी कम करना। ठीक है। व्हाइट वॉश बोल सकते हैं। व्हाइट वॉश बोला जा सकता है। डी वैल्यू भी बोला जा सकता है। तो इसको मिनिमाइज करना, इसको डिक्रीज करना। सो जो हमारा एक्सपर्ट्स, डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल थे, उन्होंने भी अपना जो एक्सपेक्टेशन था उसको बहुत कम रखे थे ऑफ इंडियाज नेगोशिएटर्स बीइंग एबल टू पुल ऑफ। किसी कौन सा एक्सपेक्टेशन था उनका कि इंडिया का जो नेगोशिएटर है, जो मिडलमैन है, जो मेडिएटर है, इंडिया का जो बात करेंगे G20 के लीडर के साथ, इंडिया का जो जो negotiators being able to pull off what few have achieved thus far। being able to pull off का मतलब क्या है? pull off का मतलब है achieve। ACHIEVE, इसका स्पेलिंग याद रखना। fulfill, fulfill, accomplish, accomplish हो सकता है। bring off हो सकता है, bring off। ठीक है। मैनेज हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है, कैरी आउट हो सकता है। ये सब अच्छा अच्छा वर्ड हो जाएगा। सो देखिए फिर से। एक्सपेक्टेशन क्या था कि इंडिया का नेगोशिएटर जो है वो अच्छे से अचीव कर पाएंगे। क्या अचीव कर पाएंगे? जो कि अ, बहुत दिनों से अचीव ही नहीं हुआ। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन बहुत कम था। इसके अंदर हमारे जो एक्सपर्ट्स, डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल थे। A, a detente between the Western G7 EU axis and the Russian China combine over the issue of Ukraine war। क्यों ऐसा हो रहा था? ऐसा एक्सपेक्ट वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि अभी देखो हमारा जो वर्ल्ड है ये दो भागों में बट गया है। एक हुआ हमारा G7 और यू का नेशन, यूरोपियन यूनियन, और एक हुआ रूसिया और चाइना। अभी ये दोनों बड़े बड़े गैंग हैं और इनके बीच में टक्कर चल रहा है। तो समिट में सब आए हैं। सो एक्सपेक्टेशन इसीलिए कम था कुछ निकलेगा इससे सोल्यूशन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सोल्यूशन अच्छे से निकला। ठीक है। सो एक डिटेंटी, डिटेंटी का मतलब क्या होता है? डिटेंटी का मतलब होता है पोज। एक पोज बोल सकते हैं, एक ईजिंग बोल सकते हैं। एक रिलैक्सेशन हुआ था। रिलैक्सेशन, जैसे कि कोई दोनों एनिमी हो, अब उनके बीच में पीस पीस टॉक हो रहे हैं, शांति की बातें हो रहे हैं, उसको डिटेंटी बोलते हैं। तो डिटेंटी मतलब डिटेंट, जैसे भी हम पीस टॉक करें। जैसे कि मान लो इंडिया और चाइना के बीच में जितने भी हम पीस टॉक करें, चाइना अपनी बातों से कभी भी बाज नहीं आता। ये हमको पता है। चाइना जो भी करता है वो सब पीस उसके लिए मायने नहीं रखता। उसको सिर्फ चाहे 5 फिंगर पॉलिसी, 7 फिंगर पॉलिसी, ये सब करता रहता है वो। तो ऐसे ही जैसे दोनों शत्रु के बीच में अगर हम पीस टॉक रखेंगे तो ये इतना सक्सेसफुल आगे नहीं होता। वो पीस टॉक टॉक होके नहीं रहता। इसीलिए ये भी एक ऐसा पीस टॉक था। पीस टॉक का मतलब डिटेंटी, डिटेंटी था जो कि हमें पता है ये वर्ल्ड पोलाराइज है। दोनों अपोजिट ग्रुप रह रहे हैं। सो यहाँ पर कुछ पीस टॉक नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। G7 G20 ने वैसा करके दिखाया, अच्छे से पीस टॉक करके। ये डिटेंटी किसके किसके बीच में? वेस्टर्न G7 EU एक्सिस एंड रूसिया चाइना कंबाइंड ओवर द इशू ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन इशू को लेके इनका जो मतदान अभी चल रहा है ये बहुत बुरा है। दोनों दोनों ग्रुप अलग अलग चाहते हैं। एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, अगर हम यूएन की एक ब्रांच की बात करें, उसका एक मेजर ब्रांच है जो है UNSC, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। Not a single statement has been passed so far as a result of vetoes by both sides। तो जो रूसिया यूक्रेन वार हो रहा था,
इसका रिजल्ट, इसका पीस टॉक कैसा होगा, वो यूएनएससी ने डिसाइड किया था। यूएनएससी के द्वारा ये कहा गया था, भाई ये रूसिया यूक्रेन ये रोको, क्यों ऐसा लड़ाई लड़ रहे हो। लेकिन इसका जो जॉइंट सेट, एक मतलब एक सिंगल आंसर और सक्सेस नहीं मिला था इससे। ये जो बातचीत हुआ था यूएनएससी में पिछले साल, इसमें से कुछ रिजल्ट ही नहीं निकला। क्यों रिजल्ट नहीं निकला? क्योंकि वीटो पावर था। हमें पता है यूएन में कुछ मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं जिनके पास वीटो पावर होता है। तो वीटो पावर अगर बोल देंगे तो कोई भी रिजोल्यूशन यूएन में प्रेजेंट किया जाएगा वो पास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वीटो पावर के कारण कुछ स्टेटमेंट ही नहीं निकल के नहीं आ पाया कि रूसिया यूक्रेन वार का सोल्यूशन क्या होगा। While Indonesian G20 negotiators in 2020, देखो जैसे ही हमारा G20 अभी 2023 में इंडिया में हो रहा है, वैसे ही ये 2022 में कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। उस टाइम इंडोनेशिया ने भी नेगोशिएट करने की कोशिश की थी। वी आर एबल टू पुल ऑफ ए जॉइंट स्टेटमेंट। पुल ऑफ का मतलब अचीव, फुलफिल, ब्रिंग ऑफ, मैनेज, कैरी आउट। इन्होंने भी जॉइंट स्टेटमेंट लाने की कोशिश की थी विथ रेफरेंस क्रिटिकल टू रूसिया। लेकिन ये जो जॉइंट स्टेटमेंट था, ये रूसिया के खिलाफ था। क्रिटिकल ऑफ रूसिया मतलब ये जो रेफरेंस दिया गया था ये रूसिया के खिलाफ कुछ था। द G20 पुश्ड फॉर दिस, और G7 का मतलब थोड़ा वाह वाह इधर हो रहा था। द कंसेंसस डिड नॉट लास्ट, वही होना था। अगर दोनों गुटों में ठीक से बातचीत नहीं हो तो क्या होगा? तो वो बातचीत ज्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा। सो जो भी जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया था वो वो मतलब बहुत दिनों के लिए नहीं रहा, लास्ट वो नहीं किया। एंड रूसिया एंड चाइना रिफ्यूज टू हैव देम रिपीटेडली दिस ईयर। और रूसिया चाइना ने ये भी बोल दिया कि हाँ भाई, जो भी इंडोनेशिया ने G20 समिट में 2022 में जो भी जॉइंट स्टेटमेंट दिया था उसको हम नहीं मानेंगे। क्योंकि वो ज्यादा फेवर में किसका हो रहा है? G7 का फेवर में हो रहा है। G7 का लीडर हम यूएसए को बोल सकते हैं। तो जो यूएसए के फेवर में ज्यादा हो रहा है उसका स्टेटमेंट, तो हम ये स्टेटमेंट नहीं मानेंगे, ये बोला था रूसिया और चाइना ने। एज एवरी इंडियन मिनिस्ट्रियल मीटिंग एंडेड विदाउट सक्सेस इन ए जॉइंट स्टेटमेंट। जैसे कि हमें पता है जो भी हमारे इंडियन मिनिस्ट्रियल का मीटिंग होता है वो हमेशा कुछ सक्सेस लेके नहीं आता। सक्सेस वो एंड होता है तो सक्सेस ज्यादा नहीं होता। लेकिन इंडियाज नेगोशिएटिंग टीम टुक द मोर कंसिडरेबल अप्रोच। लेकिन इस बार क्या हुआ? इंडिया का जो नेगोशिएटिंग टीम था, जिन्होंने G20 में G20 लीडर के साथ बातचीत किया, उन्होंने एक बहुत अच्छा अप्रोच निकाला। ठीक है, कंसिडर्ड अप्रोच का मतलब एक सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट अप्रोच निकाला। टू अचीव कंसेंसस ऑन अदर इश्यूज बिफोर टैकलिंग द पैराग्राफ ऑफ यूक्रेन। मतलब अलग चीज, अगर हम जैसे लिस्ट बनाए और ये सब देश है, अभी हम प्रेसिडेंसी का मतलब ये लिस्ट में हम सबको एग्री कराएंगे, भाई कार्बन डाइऑक्साइड को डिक्रीज करना है सबको, 2050 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज होना चाहिए। सभी कंट्री ने बोला हाँ 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 हाँ, ठीक है। अभी सबने एग्री कर लिया। ऐसे ही पैराग्राफ होता है, कुछ एक लिस्ट बनाया जाता है, लिस्ट में बहुत सारा पैराग्राफ होता है और उसी पैराग्राफ को ही सबको एग्री कराना पड़ता है। किसको? जो प्रेसिडेंट होता है। जैसे कि इंडिया अभी प्रेसिडेंट है, इंडिया को सभी कंट्री को एग्री कराना पड़ेगा इस मुद्दों पे। अगर हम यूक्रेन रशिया वार को पहले ही ले आएंगे, जैसे कि हम बात करते हैं, अगर कोई भी चीज वो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है उसको हमेशा बाद में रखना चाहिए। तो इसीलिए इसको भी बाद में रखा गया, रूसिया यूक्रेन क्राइसिस का पैराग्राफ को। और बाकी जो मेजर मुद्दे थे रूसिया यूक्रेन के अलावा, उनको पहले इंडिया ने एग्री करवा दिया। मतलब देख रहे हो कितना चालाकी से काम किया। और फिर रूसिया यूक्रेन के बारे में बात किया। सो सभी सभी एग्रीमेंट में अदर इशू में कंसेंसस जारी करने लिए, एकमत सभी कंट्री का पाने के लिए इसने अदर इशू को पहले रखा मीटिंग पे, बिफोर टैकलिंग द पैराग्राफ ऑफ यूक्रेन। और यूक्रेन की जो इशू है उसका इशू को टैकल करने से पहले अदर इशू को सॉल्व कर दिया।
There was a breakthrough after the G7 compromised on its insistence of language critical of Russia by having more neutral paragraph. There was a breakthrough. ब्रेक थ्रू का मतलब हमने कल बताया था, अचीवमेंट, सक्सेस, सक्सेस, अचीवमेंट। ठीक है। सो हम बोल देते हैं हमारा जो G20 समिट हुआ, उस समिट में एक सक्सेस दिखाई दिया। और ये कब हुआ? आफ्टर G7 कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स इंसिस्टेंस। जब G7 ने यहाँ पर क्या किया? G7 में कॉम्प्रोमाइज की ऑन इट्स इन ऑन इट्स इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस का मतलब ऑन इट्स क्लेम। ठीक है। हम बोल सकते हैं ऑन इट्स क्लेम, ऑन इट्स डिमांड। जिस जो भी G7 का डिमांड था, वो अपने डिमांड पे थोड़ा कंप्रोमाइज किया, मतलब डिमांड को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर दिया, कमा दिया। इंसिस्टेंस ऑफ लैंग्वेज क्रिटिकल ऑफ रूसिया, और जो कि उसका जो क्लेम था, डिमांड था, वो रूसिया के खिलाफ था। और वो जो स्टेटमेंट और डिमांड था, वो भी G7 ने थोड़ा कमा दिया, थोड़ा कंप्रोमाइज कर दिया उसी चीज में। ठीक है। कहाँ पर? G20 समिट में। बाय हैविंग मोर न्यूट्रल पैराग्राफ। और ये सब हुआ न्यूट्रल पैराग्राफ लेके, मतलब अच्छे से टॉक करके। द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट अचीव्ड व्हाट इज ट्रूली इम्पॉसिबल इन टूडेज ग्लोबल पोलराइजेशन। ये जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, कहाँ पर? G20 समिट में। इसने क्या अचीव किया? इसने क्या लाया? व्हाट इज ट्रूली इम्पॉसिबल, जो कि हम अगर अभी का वर्ल्ड का पोलराइजेशन के बारे में बात, पोलराइजेशन का मतलब अगर पूरा वर्ल्ड दो ऑपोजिट भाग में बढ़ जाएगा, तो ये भाग ए और ये भाग बी, तो इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इसी ग्लोबल पोलराइजेशन के अंदर हमने एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जारी किया और उसको सक्सेसफुली अचीव किया, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को। और सभी लीडर्स को एकजुट करवाया, सभी चीजों में एग्री करवाया। सो ये इम्पॉसिबल है टूडेज ग्लोबल, टूडेज वर्ल्ड में। इन दैट इंडियाज मिडिल पाथ पॉलिसी हैज बीन इट्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ। तो इसी चीज में क्या देखा जा सकता है कि हम इंडिया जो है, हम ना कि रूसिया चाइना का सपोर्ट लेते हैं, ना कि G7 और यू का सपोर्ट लेते हैं। हम बोलते हैं भाई जो अच्छा होना चाहिए वही होगा। मतलब मिडिल पाथ, हम मिडिल पाथ में चलते हैं, ना इधर ना उधर, हमेशा मिडिल पाथ में चलते हैं। इंडिया का स्ट्रेंथ यही है। सो इन दैट इंडियाज मिडिल पाथ पॉलिसी, ये बहुत काम किया, हैज बीन इट्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ। तो इसी G20 समिट में इंडिया का जो मिडिल पाथ पॉलिसी है, यानी कि किसी का फेवर ना करके न्यूट्रली जाना, इस ये एक इंडिया का बहुत बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। अलोंग विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर्सनल आउटरीच टू मेनी G20 लीडर्स ओवर द इयर्स। देखो बेटा, मतलब रिलेशन एक दिन में नहीं बनता। रिलेशन के लिए आपको घिसा पिटा करना पड़ता है। जैसे कि बात करते हैं नरेंद्र मोदी। अभी आपको पता है नरेंद्र मोदी कितना कंट्री विजिट किए, उनके साथ पर्सनली सभी देशों में जाके विजिट किए, सभी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ जाके मिले। अभी तभी तो रिलेशन बनता है, वरना रिलेशन ऐसे एक दिन में नहीं बन जाता कि आप आए G20 में, मिले और कुछ खिला पिला दिया और आपने, हमने जो कहा आपने मान लिया, ऐसा नहीं होता। आपको पहले से ही उनके साथ रिलेशन अच्छा करना पड़ता है, तभी वो आपका बात मानेंगे। तो यही हुआ था। तो इधर हम देख सकते हैं एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पर्सनल आउटरीच भी यहाँ पर बहुत सारा काम दिया। अनदर की इनिशिएटिव वाज एनलिस्टिंग द ग्लोबल साउथ। और एक अच्छा सा इनिशिएटिव क्या लिया गया इधर, वाज एनलिस्टिंग द ग्लोबल साउथ। एनलिस्टिंग का मतलब क्या है? एनलिस्टिंग का मतलब एनगेज, कि इस मीटिंग में ग्लोबल साउथ को भी कंसिडर किया गया। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है? ये देख सकते हो हमारा ग्लोब, इसको बोलते हैं इक्वेटर। या इस साइड हुआ नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साइड हुआ साउथ हेमिस्फीयर। तो साउथ हेमिस्फीयर का जितना भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी कि जो डेवलप हो रहे हैं, उनको हम साउथ, ग्लोबल साउथ बोलेंगे। सो ग्लोबल साउथ के बात को भी हमने इस G20 में इंक्लूड किया था, इंक्लूडिंग मैनी G20 मेंबर्स। यहाँ पर बहुत सारे G20 मेंबर्स भी हैं इस ग्लोबल साउथ से, हु आर रिलक्टेंट टू टेक साइड्स इन द टसल। जो कि
रिलक्टेंट है, अनविलिंग है, अनविलिंग, ठीक है, जो कि डिसइंक्लाइंड है, डिसइंक्लाइंड, जो कि अनएंथुजियास्टिक है, अनएंथुजियास्टिक। मतलब ये तो छोटे छोटे कंट्री हैं G20 कुछ में, और जो वो G20 के मेंबर्स है, उन्होंने तो विल ही अपना रिलक्टेंट दिखाया, उन्होंने हेजिटेट किया टू टेक साइड्स इन द टसल। ये जो टसल चल रहा है वो कोई भी साइड नहीं लिए, एंड वांटेड इंस्टेड टू शिफ्ट प्रायोरिटी टू ग्लोबल डेवलपमेंट इशू। और उन्होंने कहा भाई ये रूसिया यूक्रेन की वॉर को बंद करो, ये ग्लोबल पोलराइजेशन भाड़ में जाए, पहले क्लाइमेट चेंज को प्रायोरिटी दो। ग्लोबल में क्या चल रहा है, अलग प्रॉब्लम तो है ना, ना, या फिर एक ही प्रॉब्लम को देख के हम माथा पीट के बैठ जाएंगे, नहीं, अदर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। सो इन्होंने इस ये जो कंट्री थे, छोटे छोटे कंट्री थे, इन्होंने रिलक्टेंट दिखाया इस इशू पे, इस टसल पे, और ये प्रायोरिटी, अपना प्रायोरिटी ये रखा कि हमें ग्लोबल डेवलपमेंट इश्यूज को लेके सब कुछ सॉल्व करना है, अलग से जो प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व करना है। एज ए रिजल्ट, और इसी की बात, इसी G20 समिट के बाद में क्या हुआ, द 83 पैराग्राफ डिक्लेरेशन मेड प्रोग्रेस ऑन क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन। एक 83 पैराग्राफ का डिक्लेरेशन हुआ, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, कहाँ पर, G20 पे, वहां पर पैराग्राफ 83 पैराग्राफ ने, इंडिया ने 83 पैराग्राफ पे, 83 मुद्दों पे सभी कंट्री को, जो भी G20 का मेंबर है, उनको एग्री करवाया, उनका कंसेंसस लाया, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट कुछ प्रोग्रेस किए गए, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन को लेके। क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है, जो हम ऑनलाइन में बिटकॉइन वगैरह को लेके इसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, उसका रेगुलेशन अच्छे से किया जाए, क्योंकि आपको भी पता है बिटकॉइन अभी ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। एंड क्रिस्टलाइज्ड ए फिगर ऑफ नियरली 10 ट्रिलियन नीडेड फॉर क्लाइमेट चेंज। और इन्होंने एक क्रिस्टलाइज किया, एक मतलब कैलकुलेशन करके एक रखा कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, उसका मिटिगेशन के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, एडाप्टेशन का मतलब उस क्लाइमेट चेंज को लेके हम क्या क्या मतलब अच्छे से नया चीज इन्वेंट कर सके उसके लिए, और क्लाइमेट चेंज कैसे कम हो, इसी के लिए नियरली 10 ट्रिलियन की पैसों की जरूरत है, यही बताया। $10 ट्रिलियन, ठीक है, डॉलर की जरूरत है फॉर द ग्लोबल साउथ। किनके लिए, ग्लोबल साउथ के लिए। ऑल्दो इट फेल टू एग्री ऑन एनी फॉसिल फ्यूल फेज आउट डेडलाइंस। लेकिन ये हुआ कि हम फेल हो गए, कहाँ पर, फॉसिल फ्यूल को कैसे, मतलब फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने की डेडलाइन को लेके हम फेल हो गए। क्यों, फॉसिल फ्यूल जैसे कि हम कोल बोल सकते हैं, पेट्रोलियम बोल सकते हैं, पेट्रोलियम से निकला होता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इनको फॉसिल फ्यूल बोला जाता है, नेचुरल गैस, इनको फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। तो इस ये बर्न करने से क्या होता है, ये होने से CO2 एमिट होता है। CO2 होता है ग्रीन हाउस गैस, और ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, जो भी ग्लेशियर का आइस है वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा, जिससे सी लेवल राइज होगा। सी लेवल राइज होने से जो जो हमारे छोटे छोटे कंट्री हैं, वो वो डूबने लग जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम है। सो इसीलिए पहले ये सब नहीं होगा, किसके कारण, जो जड़ है, फॉसिल फ्यूल का अगर हम डिक्रीज कर देंगे, मतलब कम ही, ना के बराबर यूज करेंगे, तभी ही क्लाइमेट चेंज हो सकता है, वरना क्लाइमेट चेंज का सपना देखना नहीं चाहिए। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को फेज आउट करने का, फेज आउट का मतलब खत्म करना। सो इसी में ये फेल हो गया, लेकिन बाकी जो डिक्लेरेशन है वो अच्छे से करवाया, ठीक है। सो इतना था हमारा डिस्कशन। With this, we're concluding this session. If you like it, then press the like button. And if you are new to this channel, then don't forget to subscribe it. Thank you.